हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से आपके ही यूट्यूब चैनल में। मैं अनामिका सिंह आप लोगों के लिए फिर से ईवीएस का क्लासेस लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, ईवीएस में हम वाटर पॉल्यूशन पढ़ रहे थे, ठीक है। आपको याद होगा, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस अगर नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर देख लीजिए। वाटर पॉल्यूशन पढ़ रहे थे। वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, वो कहाँ से होता है, कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे डिजीज़ कॉजेज बाई वाटर पॉल्यूशन, यानी कि जल प्रदूषण के कारण होने वाले रोग। तो जल प्रदूषण से कौन कौन से रोग होते हैं, तो देखिए, जल प्रदूषण से पेचिस, हैजा, टाइफाइड, फ्लोरोसिस और कैंसर और डायरिया जैसे रोग होते हैं। पेचिस, जिसे आप इंग्लिश में डाइसेंट्री कहते हैं, डिसेंट्री कहते हैं। हैजा यानी कि कॉलेरा। टाइफाइड ही बोला जाता है। फ्लोरोसिस क्या होता है, ये आप नई बीमारी सुन रहे होंगे, या आपने कभी पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, तो जान लीजिए, जब पानी में फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है। और फ्लोरोसिस जो बीमारी होती है, इससे दांतों का क्षरण होता है और दांतों का रंग भी बदल जाता है। किससे? फ्लोरोसिस से। तो फ्लोरोसिस किसके कारण होता है, तो वाटर पॉल्यूशन के कारण फ्लोरोसिस होता है। इससे दांतों का क्षरण होता है और दांतों का रंग बदल जाता है। फिर जो हमारी होती है वो होता है आर्सेनिक कंटेंट वाटर, यानी कि आर्सेनिक युक्त जल। आर्सेनिक युक्त ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश जैसे एरिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कैंसर की संभावना रहती है। और इससे बीमारी होती है डायरिया। डायरिया छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। 1 से 5 साल तक के बच्चों को ये बहुत ज़्यादा होती है, बड़ों में भी होती है, पर यह बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यह किसके कारण होता है? प्रदूषित जल के कारण होने वाली बीमारियाँ हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। अब हम देखेंगे सॉइल पॉल्यूशन। इसके पहले के सारे पॉल्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे सॉइल पॉल्यूशन के बारे में। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। आप प्रीवियस जो हमारे क्लास हैं उन्हें जाकर ज़रूर देखें। ये बैच जो है, ये जो क्लासेस हैं आपके लिए, सीटेट के लिए और सुपर टेट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपको यूपी टेट में भी बहुत मतलब यूज़फुल साबित होंगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो इसको कंप्लीट कराने के बाद मैं आपको क्वेश्चन सीरीज भी कराऊंगी प्रीवियस ईयर के, आप वहां से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल पे बने रहना पड़ेगा। चैनल पे बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तथा बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आए और वो आप तक आसानी से पहुँच जाए, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका पैसा तो लगना नहीं है। थैंक यू। अब देखिए, हम पढ़ेंगे सॉइल पॉल्यूशन, यानी कि मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण जो होता है, इसके अध्ययन को पेडागॉजी कहते हैं, यानी मृदा अध्ययन कहते हैं। मृदा अध्ययन, मृदा प्रदूषण की स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ सॉइल पॉल्यूशन इज कॉल्ड पेडागॉजी, पेडालॉजी। पेडालॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो मिट्टी का। मृदा यानी मिट्टी का, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडालॉजी। अब देखिए, मृदा प्रदूषण होता क्या है, सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, तो एडिशन ऑफ केमिकल एंड वेस्टेज प्रोडक्ट इन द सॉइल कॉल्ड सॉइल पॉल्यूशन, यानी कि मिट्टी में रासायनिक और अपशिष्ट पदार्थों का मिलना मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण क्या है? मिट्टी में रासायनिक और अपशिष्ट पदार्थों का मिलना मृदा प्रदूषण कहलाता है। रासायनिक क्या होता है? रसायन, केमिकल, जैसे आप लोग जानते होंगे कि फैक्ट्रियों से अनेक प्रकार के केमिकल निकलते हैं, जो पटाखे दगते हैं, जो रेडियो एक्टिव चीज़ें होती हैं उनसे निकलते हैं। तो ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं वो हम अभी देखेंगे। फिलहाल आप जानिए कि जो मृदा प्रदूषण होता है वो रासायनिक और अपशिष्ट पदार्थों से। अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, हमने आपको हर वीडियो में बताया है कि अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जो हमारे लिए अनुपयोगी हो, अननेसेसरी हो, जिन अनवांटेज हो, जिनका हमें कोई यूज ना हो, जिसे हम चाहते ना हो, जैसे पॉलीथीन हो गया, रैपर हो गया, छिलके हो गए, ये सब अनवांटेड चीज़ें हैं। ये जब पृथ्वी पर मिलती हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पृथ्वी उनको गला के ख़त्म कर देती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे पॉलीथीन, ये कभी भी गलती नहीं है। तो ये मृदा प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होती है। मृदा प्रदूषण के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, आइए हम एक एक करके देखते हैं। जैसे कि देखिए, मृदा प्रदूषण के कॉजेज, यानी कि कारण, क्या क्या कारण है मृदा प्रदूषण के, तो कीटनाशकों का प्रयोग, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो किसान के द्वारा खेतों में कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। घर के आसपास
मच्छर ना उत्पन्न हो इसलिए पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। रसायन, ये एक तरह का रसायन है ब्लीचिंग पाउडर। तो ये ब्लीचिंग पाउडर जब पृथ्वी के अंदर जाता है तो ये मृदा को पॉल्यूशित करता है, मिट्टी को प्रदूषित करता है, ठीक है। दूसरा है हमारा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ हाईली। जब हम रासायनिक उर्वरकों का बहुत हाईली यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो उससे भी मृदा प्रदूषित होती है। प्लास्टिक वेस्ट डिपॉजिट इन सॉइल, यानी कि मिट्टी में प्लास्टिक का जमा होना, जैसा कि भाई हमने आपको बताया प्लास्टिक कभी भी गलती नहीं है, तो यह भी मृदा को प्रदूषित करती है। फिर एक केमिकल रिलीज बाई फैक्ट्रीज, यानी फैक्ट्रीज से निकलने वाले रसायन मृदा के प्रदूषण में जिम्मेदार होते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट डिपॉजिट इन सॉइल, यानी कि रेडियोधर्मी अपशिष्ट का मिट्टी में जमा। रेडियोधर्मी कहाँ से निकलते हैं? ये न्यूक्लियर से निकलते हैं, विस्फोट से निकलते हैं, पटाखों से निकलते हैं, ये मिट्टी में जाते हैं। इन मिट्टी में जब इकट्ठे होते हैं तो इससे सॉइल प्रदूषित होता है। अब सॉइल प्रदूषित कैसे होता है, सॉइल पॉल्यूशन क्या है, ये हमने देखा। अब हम देखेंगे इसके इम्पैक्ट क्या क्या है, इसके प्रभाव क्या क्या हैं। तो देखिए, प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर डिक्रीज, यानी कि कृषि का जो उत्पादन है वो घट जाता है। एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, जैसे खेत में अगर बहुत अधिक रसायनों का उपयोग किया गया, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज किया गया, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज किया गया है, तो खेती का जो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इस वजह से उसका उत्पादन भी घट जाता है। इसलिए बहुत कम मात्रा में खाद का यूज करना चाहिए। अगर करना भी चाहिए तो नेचुरल खाद का यूज करना चाहिए। नेचुरल खाद क्या होता है, आप लोगों ने गांव में देखा होगा, गाय का जो गोबर होता है उसे एक बड़े से जगह पे स्टोर कर लिया जाता है, और फिर कुछ दिन बाद बहुत देर दिन तक वो सड़ता गलता रहता है। मीथेन, आपको पता होगा गोबर में मीथेन गैस पाई जाती है, तो उससे एक नेचुरल केचुए जो होते हैं उसको खाते हैं, और उनका जो वेस्टेज होता है उससे एक नेचुरल खाद जो होती है वो उत्पन्न होती है। तो ऐसी चीज़ों का यूज करना चाहिए। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का यूज बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो मिट्टी प्रदूषित होगी और इससे एग्रीकल्चर भी प्रभावित होगा। एग्रीकल्चर का जो उत्पादन होगा, उत्पादन क्षमता होगी, वो कम हो जाएगा। दूसरा, सॉइल फर्टिलाइज आल्सो डिक्रीज, वही मिट्टी की उर्वरक क्षमता घट जाएगी तो अपने आप उत्पादन कम होगा। फिर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इन क्रॉप डिस्टर्ब, फसल की गुणवत्ता में गिरावट आएगी। जब सॉइल ही ख़राब रहेगी, वहाँ पे एग्रीकल्चर ही डिक्रीज होगी, तो फसल तो अपने आप ख़राब हो जाएगी। जैसे कि देखिए, एक अच्छी मिट्टी है, शुद्ध मिट्टी है, स्वच्छ मिट्टी है, कोई तरह का पॉल्यूशन नहीं है, तो वहाँ पे जो गेहूँ होगा वो, एक मिनट, वो बहुत अच्छे मोटे दानों में उत्पन्न होगा। लेकिन जब वही पेस्टिसाइड का यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, मिट्टी ख़राब होती है, तो वो गेहूँ बहुत पतला पतला, बहुत महीन दानों में हमें प्राप्त होता है, जिससे उसकी गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है, ठीक है। फिर है बंजर भूमि की वृद्धि होगी, यानी बैरन लैंड इंक्रीज। जब उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी मिट्टी की, तो मिट्टी अपने आप बंजर भूमि हो जाएगी। फिर देखिए, आपको यहाँ नोट्स करके बताया गया बेस्ट एग्रीकल्चर सॉइल जो होती है, जो एग्रीकल्चर के लिए, जो हमारे क्या कहते हैं, खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है, वो एलुवियल सॉइल माना जाता है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, बहुत बेस्ट माना जाता है। देखिए, मिट्टी की जांच के लिए एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में बनाया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कहाँ का है, तो ये राजस्थान का है। किस वर्ष बना? 2015 में बना। इसका क्या कार्य है? तो मिट्टी की जांच के लिए, यानी कि चेकअप सॉइल क्वालिटी, मिट्टी की गुणवत्ता को जांचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का। ये किस सरकार के द्वारा बनाया गया, जारी किया गया, स्कीम चलाया गया, ये योजना चलाई गई राजस्थान सरकार के द्वारा। किस वर्ष में? 2015 में। देखिए, अब इससे आने वाले जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ऐसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। फिर आपका देता है सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कहाँ पर है, तो राजस्थान और श्रीनगर, 2 जगह पे ये लागू किया गया है। फिर पूछेगा कि किस वर्ष लागू किया गया, 2015 में लागू किया गया। फिर इससे ये भी पूछ सकता है कि अगर सॉइल पॉल्यूशन होगा तो क्या इम्पैक्ट होगा, तो भूमि बंजर हो जाएगी, उत्पादन क्षमता घट जाएगी, फसल की गुणवत्ता में गिरावट देखने को मिलेगा। फिर इससे ये भी पूछ सकता है कि सॉइल पॉल्यूशन के क्या क्या कारक हो सकते हैं, तो प्लास्टिक का बड़े मात्रा में पृथ्वी पर इकट्ठा होना, उर्वरकों का बहुत ज़्यादा यूज होना, रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थ आदि। इस तरह के क्वेश्चन आपसे देखने को मिल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। अभी तक हमने इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन को पढ़ा है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो पारिस्थितिकी तंत्र है। आपको बता दें दोस्तों, सीटेट में अब ईवीएस बहुत
ईज़ी नहीं रह गया। पहले बहुत लिमिटेड सिलेबस था, बहुत लिमिटेड चीज़ें पूछी जाती थी, लेकिन अब लिमिटेड नहीं पूछी जाती हैं। एग्ज़ामिनर कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन दे दे रहा है। पिछली बार 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो बहुत ईज़ी पूछा गया था, जैसे स्लॉथ क्या होता है, पेंगुइन क्या है, पेंगुइन पक्षी का क्या वर्क है, कौन सी चिड़िया घोंसला नहीं बनाती है, टेलर बर्ड क्या होता है, बीबर पक्षी का क्या खासियत है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते थे। लेकिन 2022 का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर क्वेश्चन बहुत घुमा के देखने को मिले हैं। इसलिए आपको ईवीएस को भी बहुत सीरियसली और बहुत डीप से पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये जो हमारा सीरीज़ है ये हमारा सीटेट, सुपर टेट और यूपी टेट तीनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो आप इसके साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।